हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। 17 कहने का मतलब 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये जो आपके 70 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये सारे के सारे आपको मैं 5 वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। और पांचों के पांचों वीडियो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ये पांचों क्लासें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इन पांचों की पांचों क्लासों को देखेंगे तो आपको यहाँ पर 70 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको देखने को मिलेंगे 10th साइंस में। 10th साइंस के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपका पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक के मैंने यहाँ पर 70 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन क्लासों को जाकर के देखिए। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से समूह में जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। अब जैव निम्नीकरण मतलब जैव की तरह जो जैव निम्नीकरण है, वो जैव निम्नीकरण जितने भी पदार्थ होते हैं, तो हमें उसमें से ये छांटना है कि कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, तो हमें वो बताना है। तो देखिए, जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी नंबर जो आपका सही है। बी नंबर को सही कर लीजिएगा कि घास लकड़ी तथा प्लास्टिक जो हैं ये कैसे पदार्थ हैं। तो घास लकड़ी तथा प्लास्टिक ये जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, तो जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं तो ये आपका घास पुष्प तथा चमड़ा हो जाएंगे। और फलों के छिलके जितने भी हो गए, केक हो गया, नींबू का रस हो गया, तो ये किस में चले जाएंगे, ये जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। अगर पूछा जाए कि जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं, तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन नहीं है, तो ये घास लकड़ी तथा प्लास्टिक। इस प्रश्न को मैंने आपका जो क्लास 10th का जो चैप्टर है, बायोलॉजी का जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, उस चैप्टर से मैंने इस प्रश्न को उठाया है। सो और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो प्रश्न है, इसका आंसर आपको जो सी नंबर जो दिया है, घास बकरी तथा मानव, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो सी आपका दिया है, तो पहले प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ये प्रश्न नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रश्न नंबर जो आपका सी दिया है, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो घास बकरी तथा मानव जो है ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परत है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब चलिए, इसमें कौन सी परत है जो जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, और उनको पृथ्वी पर आने से कौन सी किरणें रोकती हैं, तो जो आपका ओजोन गैस है, ओजोन गैस जो है ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन गैस को टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये तीनों की तीनों गैसें गलत हो जाएंगी। और इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, ओजोन गैस को सही कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 मेरा देखिए क्या करे कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। अब जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत। तो इसका जो सी नंबर जो है, ये आपका जो सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा कि कोयला पेट्रोलियम जो है ये आपका सही हो जाएगा कि कोयला पेट्रोलियम ये क्या, ये जीवाश्म ऊर्जा का एक स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो कोयला पेट्रोलियम जो है ये जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन भी करते चलिए मेरे साथ में कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है कोयला पेट्रोलियम, साथ ही साथ में कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ओजोन गैस जो है ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है कि प्रश्न पर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास बकरी तथा मानव जो है ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 1 के बारे में हमने बात की कि निम्न में से कौन से समूह में जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, तो घास लकड़ी तथा प्लास्टिक जो है ये जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखिए मेरा क्या कह रही, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं, तो सौर दर्पण जो आपका सौर दर्पण जो होता है, सौर कुकर आप लोगों ने देखा होगा। सौर कुकर के लिए हम
कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया उत्तल दर्पण प्रयुक्त करते हैं कि समतल दर्पण प्रयुक्त करते हैं कि अवतल दर्पण। तो सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण को सही कर लीजिएगा कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो सौर कुकर के लिए हमेशा कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं, तो सौर दर्पण के लिए हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि प्रश्न नंबर 6 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि जो गर्म जल है, अगर हमें गर्म जल को प्राप्त करना है तो गर्म जल को प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो सौर जल तापक का उपयोग हम किस दिन नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हमें गर्म जल प्राप्त करना है, अगर हमें गर्म जल प्राप्त करना है तो उसके लिए हम जो सौर जल तापक है, जो आपका सौर जल तापक है, उसका प्रयोग हम किस दिन नहीं कर सकते। तो बादलों वाले दिन, जितने भी बादलों वाले दिन हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि जो किसी विद्युत धारावाही चार्ज सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो हम बात करेंगे, नंबर ए ऑप्शन दिया 0 होता है कि, नंबर बी ऑप्शन दिया कि इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, नंबर सी ऑप्शन दिया कि इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, नंबर डी ऑप्शन दिया सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो नंबर डी को सही कर लीजिएगा। नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर डी को सही कर लीजिएगा कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब प्रश्न नंबर देखिए मेरा 8 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 मेरा कह रहा है कि जो एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, 100% ये दिया है, यानी कि आपके बोर्ड में 100% ये प्रश्न आएगा। अब देखिए यहाँ पर सी नंबर देखिए आपका इसका सही हो जाएगा कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, इसको लिख लीजिएगा कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान जो आवेशित कण जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेशित कण जो होता है वो चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चलिए यहाँ पर रिवीजन भी करते हैं, चलिए मेरे साथ में। तो यहाँ पर हमने बात की कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। फिर हमने यहाँ पर बात की कि जो आपका गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादलों वाले दिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। फिर हमने यहाँ पर बात की कि जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सौर कुकर कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। सौर कुकर के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक टेस्ला बराबर किसके बराबर होता है। जो एक टेस्ला किसके बराबर होता है, ये प्रश्न नंबर आपका 9 है। प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि जो एक टेस्ला किसके बराबर होता है। तो एक टेस्ला एक वेबर, ये लिखा एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका सही हो जाएगा। एक टेस्ला एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यू वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत गति कर रहा है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन जो है यू वेग से चल रहा है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कैसा होगा, तो लगने वाला बल होगा आपका क्या, ईवीबी कहीं पर भी दिया हो वो सही हो जाएगा। कहने का मतलब बी नंबर आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा, ईवीबी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यू वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी की लंबवत गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कैसा होता, तो ईवीबी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का कह रहा है कि जो किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई AL को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल कैसा होगा। तो हमें उस पर लगने वाला बल जो है वो निकालना है। प्रश्न कह रहा है कि किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L हो गई आपकी को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, तो उस पर लगने वाला बल कैसा होगा। तो IBL को सही कर लीजिए, सी नंबर से हो जाएगा। IBL को सही कर लीजिए, सी नंबर से हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं कि BA और फाई, इसको फाई बोलेंगे क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं। इनके बीच संबंध क्या है, तो इनके बीच संबंध हो जाएगा फाई बराबर बी डॉट ए। फाई बराबर हो जाएगा आपका बी डॉट ए, ये आपका सही हो जाएगा। ई नंबर को सही कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की। BA और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
और क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत है, इनके बीच संबंध कैसा होगा, तो फाई बराबर बी डॉट ए। फिर हमने यहाँ पर बात की, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका कि किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई और लंबाई एल को लंबवत बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, उस पर लगने वाला बल कैसा होगा, तो आई बी एल को सही कर लीजिएगा, आई बी एल को सही कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जिसका आंसर होगा ई वी बी। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यू वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत गति कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कैसा होगा, तो ई वी बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, एक टेस्ला किसके बराबर होता है, तो एक टेस्ला 1 वीबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं। और जो आपकी जो पार्ट 1 जो है, अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है, और पार्ट जो इसका 3 है, पार्ट 4 और पार्ट 5, इन क्लासों को जाकर के अभी ही डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उन वीडियो को जाकर के देख लें।